अमेरिकन कैंप में नहीं था, लेकिन वॉर ऑन टेरर का करके और वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन दिखा के इराक के ऊपर पूरा हमला कर दिया गया। तो उसके तो कभी साबित ही नहीं हुआ कि उसके कोई, बल्कि वो तो अलकायदा के आइडियोलॉजिकली उसके अगेंस्ट था। तो ये ऐसे होता है और ये हमारे से हो रहा है इस वक्त। लेकिन अपनी कौम को मैं फिर एक पैगाम देना चाहता हूं कि देखिए, कभी भी एक कौम जब फैसला कर लेती है, जो पाकिस्तानी कौम फैसला कर बैठी है, हकीकी आजादी का फैसला ये कौम कर बैठी है। अब इसको, ये जब लोगों के दिल और दिमाग में एक नजरिया चला जाता है, और खासतौर पर आजादी का, क्योंकि एक नेचुरल चीज है इंसान की आजाद होने में, सिर्फ आजाद इंसान की परवाजों पर है। और जो हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये याद रखें, ये आजादी का दावा है। आप जब कहते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकता, ये आप अपने आप को आजाद करते हैं सारे झूठे खुदाओं से। और वो जो सबसे बड़ा जो बुत होता है वो खौफ होता है। इंसानों को खौफ के जरिए गुलाम बनाया जाता है। ये खौफ की फिजा पैदा की गई है, लोगों को डराने धमकाने में, खौफजदा करने में, कि वो खबरें पढ़ते हैं, घर तोड़ देते हैं, लोगों के रात को घर में घुसते हैं, घर तोड़ देते हैं, उनके जो मिलता है उठा के ले जाते हैं, औरतों से, घर की औरतों से बदतमीजी करते हैं, खौफ फैलाया हुआ है। शीरीन मजारी उनकी तबीयत भी पूरी तरह ठीक नहीं, 72 साल की हूं, ब्लड प्रेशर है। ये तीसरी दफा अदालत उनको छोड़ती है और उसको पुलिस पकड़ किसी और केस में अंदर डाल देती है। क्या मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है, माइट इज राइट, जिसके पास ताकत वो कानून से ऊपर है। और यही हमारी जंग है, यही 27 साल से मैं जंग जिहाद लड़ा हूं, इंसाफ की तहरीक। इसका मतलब क्या? रूल ऑफ लॉ। उसका मतलब क्या है कि ताकतवर को तहफ़्फ़ुज़ मिले, माशरे में कमजोर को तहफ़्फ़ुज़ मिले ताकतवर से, जिसके ऊपर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और ना इंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। हमारा मुल्क नीचे तेजी से जा रहा है, ये हरकतें तो हो रही हैं, लेकिन मुल्क के हालात तो देखें, इकोनॉमी तेजी से नीचे जा रही है। ब्लूमबर्ग कहता है कि श्रीलंका से अब महंगाई पाकिस्तान की ज्यादा हो चुकी है। आज पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नीचे जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, प्रोडक्ट यानी जो हमारी वेल्थ क्रिएशन है वो नीचे जा रही है। जब हम गए थे, इन्फ्लेशन, महंगाई 12.4% पे थी, आज 36.4% पे है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई। आज इंडस्ट्री बंद हो रही है, टैक्स कलेक्शन नीचे जा रही है, एक्सपोर्ट्स गिर रही है, रेमिटेंसेस गिर रही है, तो मुल्क तो जा रहा है नीचे। तो ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? किसी ना किसी तरह इमरान खान को इक्तदार में नहीं आने देना, यानी इलेक्शन जीत के, इलेक्शन होने नहीं जब तक कि इमरान खान रास्ते से नहीं हटता, या तहरीक इंसाफ को इतना कमजोर कर दो कि वो इलेक्शन ना लड़ सके। सब कुछ इस दायरे में हो रहा है। तो मैं सारों को आज सिर्फ ओपनिंग आपको अपनी स्टेटमेंट दे रहा हूं कि आप समझ जाए वो क्या है। मेरा पॉइंट ये है कि अनटेनेबल है, ये सिचुएशन चल सकता ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये निजाम ज्यादा देर, ये तो जुल्म का है, ये चल ही नहीं सकता। जी जबरान, कौन सा स्पीक कैमरा कौन सा? क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास कुछ मैसेजेस की अमानतें हैं और छोटा सा एक मैसेज आपके लिए। मेरा शुमार उन बच्चों में होता है कि जिनका बचपन बुजुर्गों से ना जंग आज़ादी की कहानियां, स्टोरीज पढ़ते हुए गुजरा। हमेशा मेरे नाना से ना यही कुर्बानी और आज़ादी को देखने तकरार होती रहती थी कि अगर उसकी माँ थे तो बच्चा थे, ये क्या तो तेरे टेम्पो के नीचे रेट पे पूरी फैमिली थी, तो क्यों उसको उसका ख्याल नहीं किया? तो उस वक्त वो मुझे कहा करते थे कि मुझे कायदे आज़म पर अगर जान भी कुर्बान करनी पड़े ना तो मैं पढ़ कर देता, तो मुझे गुस्सा चढ़ जाता था कि भाई ये क्या। तो वो कहते थे कि बेटा आपको ना आज़ादी बड़े आराम से मिलती है, उसकी कीमत बहुत बड़ी है और उसकी कदर बहुत जरूरी करती है। तो पिछले एक साल में जो मुझे उनकी जो बात थी ना कि आज़ादी की कदर, वो मुझे पता चल गई है। और मैं ना बड़े फख्र से कहती हूँ कि मेरी उम्र भी खासा अगर आपको लग जाए ना तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर होता। ये लफ्ज आज़ादी, कुर्बानी, जलसा, करारदाद, गिरफ्तारियां, जुल्म, ये हमारे लिए ना पहले से लफ्ज थे और अब जो है ना ये महसूस होते हैं। जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हमारे फोनों में ढूंढे जाते हैं ना, वो हमारे दिलों में, और उसका वो क्या है कि वो वक्त, वो जज्बा है कि जब अहले वफा के नाम पुकारे जाएंगे ना तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा नाम भी आ जाएगा। हम में से कुछ ज़बानें जो है ना वो मसला खामोश हो गई है या करवा दी गई है, लेकिन ये उनकी खामोशी बस वक्ती है। इलेक्शन अनाउंस होने की देर है। वो तहज्जुद में पाकिस्तान में बैठी खान साहब का हिसार बनाती थी या तस्वीर पढ़ती थी नाजिश हो, या आपका हिसार बनाती थी नैयर, आपकी तकरीर और खिताबात का अंग्रेजी में तर्जुमा करती थी सोफिया को, या गोलियों से रिकवर करता हुआ वसीम, महीने भर की कैद के बाद रहा होने वाला बेगुनाह हो, या स्पेस में अपने घर पर से पीटीआई का झंडा उतरने पर डूब करने वाला दाऊद, पीटीआई के झंडे में दफन होने की ख्वाहिश करने वाला नईम हो, या खौफ के बुत तोड़ने वाली नसीम, अस्मा, अली, अहमद, मोमिना, समन, साजिद, बिलाल, नईम, कमर, सबा, कौसर, निगर, जुबैर, लैला, हम सब बूढ़े पे मतलब फैशन गर्ल आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और जहाँ तक मैं हूँ, मैं और मेरा आपसे जो वादा था कि मैं और मेरी बहन हर साल शौकत खाना मेरी वॉलंटियर करेंगे, चाहे उसके लिए मुझे कुछ लगाना पड़े, बस नया पाकिस्तान बना और मैंने अपना सामान पैक किया और मैं शौकत खाना एज अ वॉलंटियर मौजूद की। जी मैं जरा दो छोटे कमेंट्स करना चाहता हूं आपने जो अभी बात की। देखिए, मेरी नज़र में गुलामी की ज़िंदगी से मौत बेहतर है। और मैं चूँकि पहली जनरेशन पाकिस्तान आज़ाद था, मेरे माँ बाप गुलाम हिंदुस्तान में थे, तो मुझे जो कहानियाँ, हम बड़े हुए थे तो मेरी वालदा का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। तो मुझे जो सारी चीज़ें बताती थी गुलामी की क्या थी, हम कैसे रहते थे,
कैसे अंग्रेज के लिए एक कानून होता था, बाकी यानी जो हम यहाँ के बाशिंदे थे, हम एक मेंटली तौर पे हमें ये बताया गया था कि तुम कमजोर हो, तुम इनसे कम हो, इस तरह से कम तरी डाला गया था। तो वो उन कहानियों से मैं बड़ा हुआ था और मैं इस नतीजे पे पहुंच गया था कि जो गुलामी की जिंदगी है वो इंसान का जो पूरा पोटेंशियल है उसमें कभी वो ऊपर आ ही नहीं, उसकी परवाज ऊपर ही नहीं हो सकती। इलामा इकबाल वो इस चीज को समझ गए थे, उन्होंने किस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह को और जो हमारे दीन को कैसे उन्होंने जोड़ा इसके साथ कि जो शाहीन है वो उसकी परवाज ऊपर जाती तब है जब वो जंजीरें तोड़ देता है। तो मैं जब बड़ा हो रहा था मैं हमेशा सोचता था कि बहादुर शाह जफर अगर वो लड़के मार जाता अंग्रेजों से तो उसको बड़ा नाम होना था, लेकिन उसने उनकी गुलामी कबूल कर ली और जो उससे एंड में हुआ उसके बेटों का सामने अंग्रेजों ने सब एक एक बेटे को उनके सामने कत्ल किया, फिर रंगून में जाके वो और अपनी बीवी के साथ बाकी जिंदगी गुजारी। तो उससे तो मौत बेहतर थी। तो हम टीपू सुल्तान को क्यों याद रखते हैं? क्यों उसको मौका था कि वो जब चारों तरफ से घिर गया था वो जा सकता था, वो भी अपनी जान बचा के निकल सकता था, लेकिन इसलिए हम याद करते हैं उसको कि उसने कहा कि उसका बड़ा शेर का एक दिन से गीदड़ के 1000 दिन से ज्यादा बेहतर है। तो वो आज तक हम उसे क्यों याद करते हैं? क्योंकि आजादी के लिए खड़ा हुआ। और सबसे आखिर में चीज ये है कि आजादी के ऊपर अल्लाह ने कितना जोर दिया। जो अपनी आजादी की जंग लड़ते हुए मरता है उसको अल्लाह ने शहीद का रुतबा दिया है। शहीद का रुतबा पैगंबरों के बाद है हमारे दीन में, इतना बड़ा उसका रुतबा है। सो इसके लिए क्यों अल्लाह ने इतनी हमें आजादी के ऊपर क्यों इतना जोर दिया और ला इलाहा इल्लल्लाह ये क्यों आया था? इसलिए कि इंसान बड़ा इंसान बन ही नहीं सकता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बन ही नहीं सकता जब तक वो आजाद ना हो। जी डिब्रान जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जो नेक्स्ट सेट ऑफ स्पीकर्स हैं प्लीज क्वेश्चन शॉर्ट रखें और एक ही क्वेश्चन रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले। तो अरसलान आप नेक्स्ट पे तो अरसलान जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, अरसलान क्लोज बात कर रहा हूँ यूके से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरा एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि अभी ये जो चीज़ें चल रही हैं, किसी की माँ को उठाया जा रहा है, किसी की बहन को, मतलब कि ये इम्पैक्ट बच्चों तक जाएगा, अगली जनरेशन तक जाएगा। ये जो अभी जो करंट माफिया ये कैसे इस चीज़ों से मतलब कि कहाँ पे जाके रुकेगी और ये इनसे मतलब कि कैसे वापस ये नस्ल को कैसे खत्म करेगी? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि एक पॉइंट होता है ना कि यहाँ पे आपने क्वेश्चन आगे देखिए और कुछ सवाल है जी। और उसका खान साहब आपके साथ खड़े हैं चाहे दिन हो रात हो, बिहाइंड न्यूज़ पीपल ऑलवेज। देखिए इसका सिर्फ मैं आपको ये कहूं कि मैंने अपने माशरे को कभी इतना नीचे गिरते नहीं देखा। मैंने कभी घर की औरतों के ऊपर ये सलूक नहीं देखा और ऐसे लगता है कि खौफ फैलाने के लिए किया जा रहा है। देखिए मैं हमेशा इस्लाम की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी वो करबला में हुई। बहुत यानी मुसलमानों के लिए इससे बड़ी कोई ट्रेजेडी नहीं थी जो करबला में हुई। तो करबला की ट्रेजेडी के पीछे क्या था, क्यों होने दी? कूफा के लोग क्यों नहीं मदद करने आए? यजीद का खौफ था, उसके खौफ की वजह से वो राय हक पे खड़े होने से डर गए। देखिए ये खौफ फैलाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। लोगों के घरों के अंदर जब घुसते हैं 30-40 लोग घुस जाते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, औरतों से बदतमीजी करते हैं, लोग घबरा जाते हैं। लोग अपने ऊपर तो कर सकते हैं लेकिन अपनी घर की औरतों को जिस तरह ये कर रहे हैं ऐसे कभी हुआ नहीं है और किसी और माशरे में ऐसे नहीं हुआ, यानी मुसलमान माशरे में तो मैं नहीं जानता कभी ऐसे हुआ। तो ये जान के एक फिजा बनाई जा रही है कि इमरान खान को जब फिर से उठाए गए तो उस वक्त लोग इतने डर जाएंगे कि वो कुछ करेंगे, अपनी चुप करके बेचारे सहम के बैठ जाएंगे। ये फिजा बनाई जा रही है और ताकि हम कबूल कर लें ये जो आने वाला वक्त है कि ये चोर और ये जो सारे मिलके ये जो मुल्क के ऊपर बैठ गए आके, ताकि हम चुप करके इनकी गुलामी कबूल कर लें। ये सारा फिजा बनाई जा रही है खौफ की। थैंक यू जी अमल आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, होप यू डूइंग वेल। माय क्वेश्चन इज दैट आपकी क्या स्ट्रेटजी है प्रोविंशियल इलेक्शंस पंजाब और केपी के हवाले से? थैंक यू। देखिए कल सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है और चीफ जस्टिस साहब और उनका बेंच फैसला करेगा, क्योंकि आइन तो टूट चुका है। आइन के अंदर तो वाज़ेह था 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। जैसी असेंबली आप डिसॉल्व करते हैं तो 90 दिन में इलेक्शन होना है। ये तो इससे तो सारी जजेस मुत्तफिक हैं, सारी लीगल कम्युनिटी मुत्तफिक है। 15 के सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो सब कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इस खौफ से कि इन्होंने हार जाना है, इन्होंने वो आइन की ब्लेटेंट वायलेशन की है। और दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का कहा था कि पंजाब में इलेक्शन होने नहीं करवाया। अब कल देखें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। लेकिन देखें एक दफा आपका आइन टूट जाता है, ये प्लीज मेरी बात याद रखें। ऐसे है आइन मुल्क के कानून तय करता है कि मुल्क में चलना कैसे है। आइन 1970 में सारी 1970 में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। सब पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठ के पाकिस्तान का आइन बनाया। अब वो आइन जब आपका टूटता है उससे फिर क्या होता है? जो ताकतवर है फिर वो जो करना चाहता है करता है, क्योंकि नजरिया जरूरत हुई आइन टूट गया। जब भी नजरिया जरूरत आती है तो ताकतवर अपना फैसला बनवा लेता है। जब भी नजरिया जरूरत होती है तो इसका मतलब कि जो ताकतवर है वो फैसला करता है कि कौन से आइन की शिक उसे माननी है और कौन सी नहीं माननी। तो इस वक्त जो ताकतवर है ये जो सारी गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट बनकर चला रहा है मुल्क को, इन्होंने फैसला कर दिया है
کہ ابھی الیکشن نہیں کروانے کیونکہ ابھی الیکشن ہوں گے تو پی ٹی آئی جیت جائے گی, لہٰذا پی ٹی آئی کو باہر کرنے کے لیے الیکشن ہی نہ کرواؤ, اس میں آئین ٹوٹتا ہے, آئین ٹوٹ جائے. تو اس وقت یہ سچویشن بنا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت سارا جو ہمارا رول آف لا ہے وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے. عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں, جس طرح میں نے کہا شیرین کو 2 دفعہ عدالتیں کہا کہ اس کو رہا کرو, بیل دیتی ہیں, وہ پھر پکڑ لیتے ہیں اس کو. ہمارے کارکن وہ رہا ہوتے ہیں, بیل ملتی ہے, ان کو پھر پکڑ لیتے ہیں اور کسی اور کیس کے اندر ڈال دیتے ہیں. جب عدالت کہتی ہے کہ عمران ریاض کو ہمارے سامنے لے کے آؤ, وہ لے کے نہیں آتے اس کو, وہ بیچارے اور لوگوں کے ماں باپ جا رہے ہیں کہ ان کو پکڑا ہوا ہے, ویسے پکڑ لیا, وہ جاتے ہیں. تو جب آپ کے عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جاتے, اس کا مطلب کہ یہاں عدالتیں, قانون تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے, طاقت والا تو اس کو تو قانون نہیں چاہیے ہوتا, وہ تو ویسی طاقت ہوتا ہے. تو قانون تو چاہیے ہوتا ہے کمزور کو, اور جس کو کہتے ہیں لیول پلئنگ فیلڈ. اب یہ کیوں ہمارے لوگ جاتے ہیں مغرب, آپ سارے انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ امریکہ بیٹھے ہیں, یورپ بیٹھے ہیں, وہاں کیوں جاتے ہیں؟ ان کو پیسے تو نہیں باندھتا, ہاں تعلیم کے لیے کہیں جاتے ہیں, لیکن نوکریوں کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان ملکوں کے اندر اگر آپ اپنے ٹیکس دیں اور آپ قانون کے اوپر چلیں, آپ آزاد ہو جاتے ہیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, آپ کے رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں, وہ معاشرہ آپ کو پوری طرح حفاظت کرتا ہے آپ کے رائٹس کی. تو کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ رات کو آپ کے کمرے میں گھروں میں گھس کے تو آپ کی چیزیں توڑ کے چلا جائے, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی ایسی چیزیں وہاں نہیں ہوتی. اس لیے وہ معاشرے اوپر چلے جاتے ہیں, آزاد معاشرے ہیں. فرانس کے اندر پیٹرول بمز مار رہے ہیں ڈیمونسٹریٹ, سیدھی پولیس کے اوپر پیٹرول بم مار رہے ہیں, ایک گولی چلی ہے, یا 25 لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں مار کے شہید کر دیا, کتنے اور 100 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. انکوائری تک نہیں ہوئی ابھی تک, ملک کے شہری پرامن احتجاج کرتے ہوئے شہید کیے گئے ہیں, انکوائری تک نہیں ہوئی ابھی تک. اور صرف ایک ہی کورٹ کمانڈر گھر جلا دیا, اس کے اوپر بھی انکوائری نہیں ہوئی. سی سی ٹی وی کیمراز وہاں لگے ہوں گے, ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کس نے جلایا تھا گھر, کس نے بھی دروازہ کھولا تو پہلے سے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے, کون تھا بیچ میں؟ تو بہت بڑی کانسپریسی ہوئی ہے, اور صرف کانسپریسی اس کی آڑ لے کے تو یہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس وقت. جی مہک آپ ہو سکتی ہیں, میں پہلے تو یہ بتائیے کہاں سے ہیں اور پتہ چل رہا کانٹیکٹ. جی السلام علیکم, سب کو بہت بہت سلام. میرا نام مہک ہے, میں کراچی سے ہوں اور میں یوکے میں رہتی ہوں. خان صاحب السلام علیکم, پوری قوم کی دعائیں سلام آپ کے ساتھ ہے, آپ ہماری امت ہے. خان صاحب مجھے میں آپ کو بتاؤں, آپ جب بولتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے, ہم اپنی کمر کس کے پھر دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے یہ پورے منظم طریقے سے فیڈ لائٹ اور تنقید کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, خان صاحب آپ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جب بیٹھیں آپ ہمیں بلٹ پوائنٹس دیں, اور بلٹ پوائنٹ کو ہم فالو کریں, اور اس کو پوری طرح سے ایسے کام کر دیا جائے کہ پوری قوم ایک ساتھ ایک دفعہ ضرور گھروں سے باہر نکل آئے. اور میں نے دوسری بات ایک چھوٹی سی کہنی تھی خان صاحب کہ کراچی اور سندھ آپ کا منتظر ہے. خان صاحب آپ کچھ ایک دفعہ کراچی کے لیے اور سندھ کے لیے کچھ کیجیے, وہاں پہ لوگ آپ کے منتظر ہیں. اور میں بس ایک آخری بات لے کر اپنی بات ختم کروں گی, قوم کی مائیں بیٹیاں بزرگ ایک ایک فرد آپ کو دوبارہ پرائم منسٹر دیکھنا چاہتا ہے. خان صاحب آگے آنے والے بچے بھی لڑائی کے لیے تیار ہیں. بس مجھے اتنا کہنا تھا, بہت شکریہ. دیکھیں میں ایک کامنٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیں پلیز, اور میں اپنی ساری قوم کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں. دیکھیں پلیز ایک میری بات سنیں. جب آپ کو ہم تقریباً آپ 25 کروڑ لوگ ہو گئے میرے خیال میں, جو لیٹسٹ سینسس آئی ہے 25 کروڑ ہو گئے, 30 کروڑ ہو گئے, مجھے پوری طرح آئیڈیا نہیں, 25 کروڑ ہو گئے. 25 کروڑ لوگ بھیڑ بکریاں بن کے نہیں رہ سکتے. 25 کروڑ بہت لوگ ہوتے ہیں. اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں, یہ جو خوف پھیلا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا جی, وہ گھروں میں گھس گئے, اور یہ یعنی پھر سے میں کہتا ہوں میری زندگی میں اتنا میں نے نہیں سمجھا تھا کہ کوئی بھی ہمارے طاقت میں بیٹھے ہوئے اتنے نیچے گر سکتے ہیں, کہ اپنے لوگوں سے جو کر سکتے ہیں میں نہیں سمجھتا تھا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سہم جائیں, ڈر جائیں. فیملیز ہوتی ہیں گھروں میں ڈرتے ہیں کہ جی میری بیوی بچے ہیں, ان کا کیا بنے گا. لیکن یہی انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ہر انسان کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے, اس کے کیریکٹر کا ٹیسٹ مشکل وقت میں ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں مشکلوں سے تمہارے ایمان کو آزماؤں گا. اللہ ٹیسٹ کرے گا آپ کے ایمان کو, اور بار بار ٹیسٹ کرے گا. یہ جو مشکلیں بھیجتا ہے اللہ, یہ انسان کو آزمانے کے لیے بھیجتا ہے. کیونکہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے قرآن کے اندر کہ زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے, عزت ذلت میرے ہاتھ میں ہے, اور رزق میرے ہاتھ میں ہے, یہ 3 چیزیں جب اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ہے, تو اس نے اصل میں آپ سب کو آزاد کر دیا. کیونکہ ہمیں ڈر کیا ہوتا ہے, اب گھروں میں گھس جائیں گے جی. میری بشرا بیگم اکیلی گھر میں, 2 دفعہ انہوں نے میرے گھر پہ اٹیک کیا, جب میں یہاں نہیں تھا وہ اکیلی تھی. تو یہ تھا نا کہ جی دیکھیں کتنا برا, ایک پردہ دار عورت وہ گھر میں بیٹھی ہوئی, اور یہ پولیس نے دھاوا بولا وہ چاروں طرف. لیکن میرا یہ ایمان ہے, اور بشرا بیگم کا بھی ایمان ہے کہ عزت اللہ دینے والا ہے, ہماری کوئی عزت میں کمی نہیں لا سکتا. انہوں نے اپنی طرف سے ذلیل کرنے کے لیے کیا, کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. پھر یہ جو ہم ڈرتے ہیں آخر میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مر جاؤں گا میں. سب سے زیادہ خطرہ مجھے ہے, کیونکہ ان کے راستے میں تو صرف عمران خان کھڑا ہوا ہے اس وقت, 2 دفعہ قتل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں. تو دیکھیں اگر مجھے خوف نہیں ہے, کیونکہ میرا تو ایمان ہے کہ اللہ نے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہے میں اس دنیا میں ہوں, اس لیے میں ایک آزاد انسان ہوں. میں اپنی قوم کو بھی میسج دیتا ہوں کہ کبھی بھی یاد رکھیں غلاموں کی کوئی پرواز نہیں ہوتی, غلاموں کی کوئی ڈیسٹنی نہیں ہوتی. غلاموں کی زندگی میں صرف ذلت ہوتی ہے. تو آزاد اپنے آپ کو کریں چیزوں سے. یہ جو خوف پھیلایا جا رہا ہے, کچھ نہیں کر سکتا آپ کا. یہ تھوڑی دیر کے لیے کوشش کریں گے, یہ کر ہی نہیں سکتے. پاکستان میں سے جیل ہی نہیں ہے, ہمارے آگے جیل بھر چکے ہیں, ان کے پاس جگہ نہیں آتی, یہ زیادہ دیر کر سکتے ہی نہیں ہیں. لیکن ہم ایک دفعہ ایک خوف میں آ کے ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے, تو اس کے بعد اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ اپنے ذہن میں ڈال لینا. بے شک. جی نیکسٹ ہیں ویج ٹومیٹوز, آپ بولیں پھر نیکسٹ.
Assalamualaikum, Imran Khan and everybody on this session. Assalamualaikum Pakistan. All I just wanted to say, मैं जो कहना चाह रही हूँ, you're doing brilliantly. Imran Khan yourself and each and every Pakistani बहुत अच्छा कर रहे हैं, and I think our best act is yet to follow. I just want to echo exactly what you said. There's nothing to be scared of. Obviously, Pakistan में भी countdown है, तो non-resident Pakistanis have to pull their act together. And beyond the protest, I think we need to look everything within the legislative means, to take the conscience of the world, given the human rights atrocities that are happening across the board. Imran Khan, I also want to send a note of love to your wife. I'm sure, both of you as a couple must be going through a lot. Allah आप उनको सलामत रखे. You're doing brilliantly, and everyone in Pakistan, आपकी team करे. हम लोग बहुत करीब हैं. We are very close yet so far. So just stand tall, stand mighty, and walk softly as I keep saying, voice of the people. And it's very much within our reach. Thank you so much. Thank you. मैं बिल्कुल बुशरा बेगम का आपका दे दूंगा आपकी गुड विशेस, लेकिन याद रखें वो एक ईमान वाली खातून है, उनको अल्लाह पे इतना ईमान है, उसको अनफेज रहती है वो, तो बल्कि मैं कई दफा उसके लिए ज्यादा फिक्र करता हूँ. लेकिन देखें जी इंडिया से है, and I think he keeps telling me that he's in love with, like he likes you as a sportsman, but he keeps saying कि इमरान खान हमें दे दो. मैंने कहा इमरान खान तो नहीं मिलने वाला, यार्ड से लगी हुई है, बाकी शरीफ सरदारी ले जाओ जितना को लेके जा रहे हैं, but they want you, we are not giving you. So neither yourself or this country is worth earning. आप देखो, हम अपने हस्बैंड को कह दो, देखो अपने हस्बैंड को मेरी तरफ से कह दो, उसे कहो हम अपने दुश्मनों को भी नवाज शरीफ और जरदारी नहीं दे सकते, हम उनके ऊपर भी इतना जुल्म नहीं करवा सकते. वो लड़ना नहीं चाहते हैं, बट मेरे इधर एक स्पेनिश कोलीग है, एक अफगानी और एक इंडियन और एक इंग्लिश है. मैं एट माय वर्क प्लेस, दे आर सेंडिंग देयर वेरी बेस्ट टू यू. Thank you. Pakistan, our best act is here and now. Please embrace this moment. We're not getting another one. And with that, I'll beg everybody's leave. Thank you so much for giving me a chance to speak. Thank you. God bless. Allah Hafiz. जी बहुत शुक्रिया. कॉलर आप बोलें. अस्सलामुअलैकुम खान साहब. और खान साहब, मैं कॉला चौधरी, मैं वो दहशत गर्दी जिसने ट्वीट किया था कि दिल्ली इस्लामाबाद वाले सीएसपी पहुंचे और मैं रास्ते में हूँ, और उसके बाद मेरे घर में जो हुआ पुलिस रेड हुआ और मेरे को मारा, मेरे पापा को लेके, और एक हफ्ते में पता नहीं कितनी दफा पुलिस रेड हो चुका है मेरे घर में, और मैं मेरी तरह और भी बहुत सारी पलक सनम और टिब्बा तो जेल में है. उन लोगों के लिए मतलब इतना मुश्किल हो गया, मैं जेल से जाने से डर नहीं लगता. हमारे साथ कुछ इतना बुरा करें खवातीन के साथ और उनको मार रहे हैं, और मतलब मैंने खुद देखे थे डंडे, हमें भी मारे थे वहाँ पे, और खवातीन को जो पुलिस है उन्होंने डंडे मारे थे, और हमें जेल में जाने से डर नहीं लगा. हमें डर लगता है कि वो हमारी इज्जत को खराब करेंगे. और खान साहब, हम तो झूठी हैं, आपके साथ उन्होंने इतना कुछ किया है, तो हम लोग तो उनके आगे झूठी हैं, हमारे साथ क्या करेंगे, हम इस सबसे कैसे निकलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि मैंने कभी अपने पावर्स को, जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को इस तरह गिरते नहीं देखा. मैंने कभी अपनी जिंदगी में ख्वातीन को ऐसे ट्रीट करते किसी को नहीं देखा. प्रोटेस्ट कर रही हैं औरतें, पुरअमन प्रोटेस्ट कर रही हैं. जिस तरह इन्होंने बालों से पकड़ के उनको गाड़ियों में डाला, जो धक्के मारा, जो किया, यानी मुझे अभी तक समझ नहीं है कि ये क्या माइंडसेट आ गया है. ये कोई अजीब सा ज़हन आ गया पाकिस्तान में कि उसने फैसला किया कि डंडे के जोर से उसने सारे मुल्क को भेड़ बकरियों की तरह सीधा कर देना. यानी जो मैं कहानियां सुन रहा हूं औरतों को, जो भी आपने बात की, तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत हमारे लिए मुश्किल, औरतों के लिए खास तौर पे, कि जो औरतों ने सफ़र कर रही हैं इस वक्त, मेरे लिए सबसे तकलीफ है कि उनके ऊपर वो, यानी पहली दफ़ा औरतें ने इतनी तादाद में पॉलिटिक्स में शिरकत की है. पहली दफ़ा हमारी ख्वातीन ने इस हिस्सा बनी है इस मूवमेंट का कि अपने आप को आज़ाद, हकीकी आज़ादी, फिर मैं क्वालिफाई कर दूं, हकीकी आज़ादी का मतलब होता है इंसाफ. उसका मतलब होता है कि जब आपके फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करता है एक मुल्क का निज़ाम, उसका मतलब यह होता है कि कमज़ोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है. वो लोग फिर आज़ाद हो जाते हैं, वो फिर उनकी परवाज़ ऊपर होती है. कोई मुल्क आज तक तरक्की नहीं कर सकता जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होता. तो सबके लिए एक चीज़ सुन लें, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 140 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 129 है. 140 में से 129 है. हम कैसे ऊपर जा सकते हैं? हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकती है? खुशहाली मुल्क में कैसे आ सकती है? जबकि आपके मुल्क, हमारे मुल्क में जब कानून की हुक्मरानी नहीं है, जब ताकत की हुक्मरानी है, ताकतवर कानून से ऊपर चला जाए, चोरी करे तो एनआरओ ले जाए, कमजोर बेचारे उसके बुनियादी हकूक ना हो, जिस तरह औरतों का, आपका फंडामेंटल राइट है द राइट टू प्रोटेस्ट. आप एक पुरअमन मुजाहरा, चाहे वो जीएचक्यू के सामने हो, चाहे जिधर मर्जी हो, कंटोनमेंट में हो, ये आपका आइन आपको हक देता है. इसमें कोई जुर्म नहीं है. जुर्म है कि आप किसी के घर पे जाके जो कोर कमांडर का घर जलाना है, वो जुर्म है. जुर्म है आप जलाओ घेराव करें, वो जुर्म है. जो रेडियो पाकिस्तान जला दिया पेशावर में, जिन्होंने भी जलाया, ये जुर्म है. लेकिन पुरअमन एहतजाज जुर्म नहीं है. तो इन्होंने बदकिस्मती से फायदा उठाते हुए ये जो आर्सन हुई है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये बिल्कुल, मैं तारीख का स्टूडेंट हूं. जर्मनी में 1933 में हिटलर ने जो पार्लियामेंट को आग लगी थी, उसको इस्तेमाल करते हुए उसने सारी ऑपोजिशन जो कम्युनिस्ट थी उसको खत्म कर दिया. ये बिल्कुल वही हो रहा है हमारे साथ. और हम औरतों को पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं. कौन सी? अच्छा मुझे बताएं, जब औरतें आपके साथ निकली हुई हैं एहतजाज पे,
तो वो इंतशार तो हो ही नहीं सकता। औरतों के साथ भी कोई इंतशार करता है। आपने देखा पाकिस्तान में जो इंतशार करने वाले लोग हैं, जो उनकी शक्लें देखे, उनकी ट्रेनिंग देखे, वो और लोग होते हैं। हमारी तो और फिर जिस पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है वो इंतजार क्यों जाएगी? हम वाहिद पार्टी जो कह रहे हैं इलेक्शन लड़ो, बाकी सब भाग रहे हैं। सो एनीवे, मैंने कहना था कि ये मुश्किल वक्त है, आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। कुरान की आयत है कि हर मुश्किल के बाद मैं आसानी पैदा करता हूं। ईमान वाले लोग हमेशा ये याद रखें कि अल्लाह का ये एक निज़ाम है कि मुश्किलों में वो लेके आता है, फिर वो आसानियां पैदा करता है इंशाअल्लाह। जी खान साहब, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि जो बच्चे हैं और जो टिकटॉक पे जो बेसिकली टिकटॉक को गेम चेंजर कहा जा रहा है, आज तो एक आर्टिकल भी है गवर्नमेंट, बहुत जैसे आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट है और नंबर्स टिकटॉक के इनक्रेडिबल है, जैसे मतलब 1 to 100 का रेशियो होता है ट्विटर और टिकटॉक में। तो ये बच्चे जो वीडियोस बना रहे हैं, जैसे जब आप बैठे हुए थे, जब आप बायोमेट्रिक्स में बैठे हुए थे, एक वाला जो एक सीन है, जब आप बाहर निकलते हैं तो आप एक हवा में जब फेस बुलंद करते हैं, तो उसकी इतनी सारी वीडियो में बच्चों ने इनैक्ट की है, तो सब चाहते हैं बच्चों के लिए आप कुछ बोलें जो आपके साथ है। हमारे एक तो याद भी होगी आपको, जिस बच्चे ने आपको हाथ दिया हुआ है, क्योंकि उनके लिए आप सुपरमैन है, तो क्या रहेगा बच्चों के बारे में, बच्चों का जो सपोर्ट है? देखिए, मुझे आप इस वक्त प्रॉब्लम हमारा सबसे अंधेरे का वक्त है ये, क्योंकि सब कुछ पाकिस्तान में इस वक्त ना कानून है, इकोनॉमी हमारी तबाह हो रही है, मुल्क के बड़े बड़े नामवर क्रिमिनल्स ऊपर बैठ गए हैं, फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए गए हैं। कानून यानी जब आपको बेसिक आपको प्रोटेक्शन ही नहीं है इस वक्त, जो मर्जी जो ये स्टेट चाहे जो मर्जी कर ले, तो ये बड़ा एक ऐसा वक्त है जो, और जमहूरियत हमारी खतरे में, यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट डिफाई कर रही है, आइन की हैसियत खत्म हो गई है। तो इस टाइम पे जो खुशाइन चीज क्या है कि पाकिस्तान में एक बाशऊर पब्लिक तैयार हो गई है। ये सबसे बड़ा ये याद रखना कि फ्यूचर पाकिस्तान की है कि हम एक कौम बन जाए, कि एक सारे मुल्क की जो सूबाइयत बीच में से निकल जाए कि जी मैं फलाने सूबे को मैं ये, या मैं बरादरी सिस्टम निकल जाए, ये जो हम जकड़े हुए थे पुराने सिस्टम में, एक कौम बन जाए। और जो यूथ है वो बनाती है कौम। इस वक्त जो हमारी यूथ है, और मैं एक जरूर कहूंगा कि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा कमाल ये हुआ है कि हमारी जो यूथ है उसके अंदर एक ऐसी अवेयरनेस आ गई, ऐसा शऊर आ गया, और उनके वो समझ गए इशूज, बल्कि यूथ से नीचे बच्चों तक पहुंच चुके हैं। और टिकटॉक का ये फायदा है कि वो विजुअल है, उसमें पढ़ना नहीं पड़ता, यानी बच्चे विजुअल्स के ऊपर ज्यादा जाते हैं। तो वो जो जिस तरह ये फैलता जा रहा है, ये जो शऊर, ये असल में अल्लाह ने सबसे बड़ा कर्म किया इस मुल्क के ऊपर। क्योंकि एक कौम के अंदर जब शऊर नहीं ना होता तो उसमें और भेड़ बकरियों में कोई फर्क नहीं होता। जिंदा कौम वो होती है जो उनको अपने हकूक का पता चल जाता है, जो इंसाफ के लिए खड़े हो जाते हैं। जिस तरह बरतानिया के अंदर, एक मिनट सुनो लास्ट चीज, बरतानिया में जब इन्होंने इराक वॉर में गए तो 20 लाख लोग निकले बाहर कहने के लिए कि नाइंसाफी हो रही है इराक के लोगों के साथ। ये होता है जिंदा कौम। जी जिब्रान। जी नहीं, बिल्कुल अच्छा, जो हाथ खड़ा किए हुए वो नीचे कर लें, मतलब आ चुके हैं स्पीकर पे, तो बारी आ जाएगी। जी एक हमाद, आप नेक्स्ट बोलें। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम। खान साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में अदलिया के फैसलों को पांव के नीचे रोना जा रहा है, तो अगर इंसाफ ही नहीं मिल सकेगा तो हम किस तरफ देखेंगे इस चीज को? इसके लिए आप क्या जदोजहद कर रहे हैं? देखिए, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये अंधेरी रात खत्म होने वाली है, क्योंकि देखिए जो हमारी अदलिया है ना, हमारी एक अदलिया की तारीख है। एक जस्टिस मुनीर के फैसले ने हमें गलत रास्ते पे लगा दिया, नजरिया जरूरत पे। फिर से मैं बता दूं कि नजरिया जरूरत का मतलब कि ताकत की हुक्मरानी, यानी कानून की हुक्मरानी नहीं, ताकत की हुक्मरानी। तो वो नजरिया जरूरत हमें और तरफ ले गया। हालांकि जस्टिस मुनीर बड़ा काबिल आदमी था, लेकिन सारी तारीख ने फिर उसको कहा कि इसने हमारी जमहूरियत तबाह करके रख दी और ताकतवर के साथ खड़ा हो गया। जबकि इंसाफ का मतलब होता है कि कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ देना। तो उधर से हम गलत रास्ते पर बार बार फिर हमारी अदलिया ने ताकतवर के साथ खड़े होकर तो हमारे मुल्क की जो रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत को चलने नहीं दिया। लेकिन हुआ क्या कि 2007 के अंदर एक लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई, जिसमें मैं भी जेल में गया। वो क्या थी? वो पहली दफा कौम और वकील सबसे पहले आगे और सब मिलकर लोगों ने फैसला किया कि नहीं, हम इस मुल्क में एक आजाद अदलिया चाहते हैं। आजाद अदलिया की मूवमेंट हुई और अदलिया आहिस्ता आहिस्ता आजाद होना शुरू हो गई, उसने अपने फैसले करने शुरू कर दिए। अब हुआ क्या है कि इन्होंने, ये जो शरीफ माफिया है, इन्होंने पूरी कोशिश किया अदलिया को तकसीम करने की। इन्होंने ही जब जस्टिस सजाद अली शाह का जो केस था 97 में, इन्होंने उसको, क्योंकि वो आजाद चीफ जस्टिस था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करवाया और फिर अदलिया को तकसीम करके जस्टिस सजाद अली शाह को इन्होंने हटा दिया। अब ये फिर कोशिश इनकी थी कि अदलिया को अब तकसीम करें। अब सारी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही। मेरा बात सुन ले, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाएगा। क्यों खड़ा हो जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक आजाद दिखा दिया है, वो एक इंडिपेंडेंट जस्टिस सिस्टम बनना शुरू हो गया। अब ये जो करने जा रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स या ये जो भी आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल सिविलियंस का, और ये जो सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए हैं, ये जो जेलों में एक दफा बेल मिलती है और अदालत बेल देती है, उसको फिर पकड़ लेते हैं। अदालत कहती है इस आदमी को प्रोड्यूस करो, इमरान रियाज को, वो प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये ओपन जो डिफाइंस हो रही है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अदलिया स्टैंड लेगी। ये मेरा ईमान है कि हमें बचाएगा पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट। वो जो तकसीम हुए हैं, दोनों तरफ बड़े जबरदस्त जजेस हैं, मैं ये भी आपको कह दूं, तगड़े जजेस हैं पाकिस्तान के।
میرے خیال میں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہے اس طرح کے ججز ہونے میں دونوں طرف. میرے خیال میں وہ یہ تباہی اس ملک کی نہیں ہونے دیں گے, وہ سٹینڈ لے لیں گے. جی جبران. جی جی سب سے زیادہ کوشچن آ رہا ہے اکانومی کا کہ جو ڈالر آئی تھنک 300 کو ہو گیا اوپن مارکیٹ میں, جو آئی ایم ایف کی ڈیل کا کوئی چانس نظر آ رہا ہے, تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں اکانومی, کیا حقیقت ہے اکانومی کی اس وقت؟ یہ کافی دیکھیں جبران, سارے جو ہمارے دوست ہیں, چاہے وہ عرب ملک ہیں, چاہے وہ چین ہیں, وہ سب ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرو تاکہ اکانومی ٹھیک ہو, تاکہ معیشت کے اندر استحکام آئے. سب ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں. میں یہ 1 سال سے ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں. میں بار بار ایک چیز دہرا رہا ہوں کہ الیکشنز کو عمران خان کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن تو جب بھی ہوں انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے, لیکن پاکستان کی ضرورت ہے کہ آج آپ الیکشن کروا کے سیاسی طور پہ استحکام پیدا کریں. سب کہہ رہے ہیں. ہم نے ان کو بار بار آفرز دی. میں ہر وقت کہتا رہا کہ ہم ہر قسم کے ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ اس ملک کو ہم صحیح طرف لگائیں, الیکشنز ہوں, ملک کو ہم اس کو اسٹیبلٹی لے کے آئیں اور پھر اکانومی ٹھیک ہونی شروع ہو. لیکن ادھر اتنا بڑا خوف چھایا ہوا ہے کہ وہ جب ہم بات کرنے کی آگے کرتے ہیں, وہ یعنی وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ایسے کہ وہ بات چیت آگے نہ بڑھے, کیونکہ ان کا انٹرسٹ, وہ ڈرے ہوئے ہیں. ان کا صرف انٹرسٹ یہ ہے کہ الیکشن تب ہو جب عمران خان جیت نہ سکے یا پی ٹی آئی جیت نہ سکے. ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جب تک عمران خان کی جیتنے کی چانس ہے الیکشن نہ ہو تو ہم آگے بڑھیں کیسے, یعنی بات چیت کیسے آگے بڑھے. ہم نے اپنی ٹیم بنائی نیگوسیشن کے لیے. شاہ محمود قریشی تھے, فوج چودھری تھے, اور ڈاکٹر علی ظفر تھے ہمارے جو وکیل ہیں. ہم اپنی ٹیم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. پہلے ہمارے سیکرٹری جنرل پنجاب پختونخوا علی مین کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں, پھر ہمارے سندھ کے پریزیڈنٹ کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. یعنی جب بات کرنے کی, میں پھر کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, میرے گھر کے اوپر دعویٰ بول دیتے ہیں. یعنی یہ تو پلان کر کے ہو رہا ہے کہ بات چیت کامیابی نہ ہو. اور میں صرف آپ کو صرف اس کا جواب ایک اور دے دوں کہ جب مجیب الرحمان نے بار بار کوشش کی, مجیب الرحمان نے کوشش کی کہ یاہیا اور ذوالفقار علی بھٹو سے بات ہو جائے, کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ٹوٹے. وہ اپنے 6 پوائنٹس کے اوپر بھی بات کرنے کے لیے تیار, وہ بات ہی نہیں کرتے تھے اس سے, کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ بات چیت کامیاب ہو. ہمارا بھی وہی حال ہے اس وقت. لیکن آپ کی جو اگلی بات ہے نا وہ بڑی سیریس ہے. دیکھیں اکانومی جو ہے نا, اکانومی میں ہمارے اس وقت بہت مشکل حالات میں پھنس گئی ہے. آئی ایم ایف جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ کنڈیشنز جن کی کنڈیشنز ہم امپلیمنٹ کریں, وہ یہ گورنمنٹ ڈر رہی ہے کرتے ہوئے, کیونکہ آگے لوگ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں اور یہ اور سختی کر ہی نہیں سکتے. جب تک وہ کنڈیشنز نہیں کریں گے وہ پیسہ نہیں دیں گے. وہ پیسہ نہیں دیں گے, روپیہ گرتا جائے گا, مہنگائی بڑھتی جائے گی, اور مہنگائی سے بھی زیادہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی پاکستان میں. پاکستان کے اندر لوگ سارے ڈالر لینا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ روپیہ اگر گرے گا تو ڈالر میں انویسٹ کرو. سو انویسٹمنٹ ختم ہو گئی ہے کیونکہ ڈالر خریدنے شروع ہو گئے, یا ملک سے پیسہ باہر بھیجنا شروع کر دیا. پیسہ ہی نہیں باہر جا رہا. ہمارے 9 لاکھ پروفیشنلز ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے ہیں. 10% شوکت خانم کے جو کنسلٹنٹس ہیں آدھے چھوڑ کے چلے گئے, آدھے چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں. تو اس میں ملک تو تباہی کی طرف جا رہا ہے. لیکن جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملک کا ہی نہیں سوچ رہے ہیں. وہ تو صرف سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر کیسے کر رہا ہے, اور اس کے لیے ساری ڈیموکریسی کو تباہ کر رہے ہیں. جی جی بہت شکریہ. اچھا نیکسٹ کوشچن پوچھ لیں. معروف نام ہے آپ کا, معروف حسین. السلام علیکم خان صاحب, معروف بات کر رہا ہوں کینیڈا سے. جی معروف. خان صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ تو ہم کنوینس ہیں کہ جو لاہور میں جو کچھ ہوا ہے یہ سب کی پلان تھا, اور یہ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جو ہے نا وہ چھوٹی باتیں ہیں جو ہر کام میں 2 نمبر میں جو ہے نمبر 1 رہتی ہوں. لیکن ابھی پرابلم یہ آ رہا ہے کہ تمام پولیس اسٹیشن جتنی بھی کانسٹیٹوئنسیز ہیں پاکستان میں سب کو یہ لسٹیں دی گئی ہیں کہ جو بھی پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اٹھایا جائے. اب جو لوگ ٹھیک ہے لاہور میں تھے وہ اس جو ہے نا احتجاج میں شامل تھے, لیکن جو لوگ ملتان سے تھے یا مظفر گڑھ سے تھے, دور دراز علاقوں سے تھے, وہاں بھی لسٹیں بلائی گئی ہیں کہ جو بھی ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اٹھایا جائے. اب آپ ایک سنگل وائس رہے گی اس ٹائم پہ جو آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا آپ کے یوٹیوب پہ جو ہے اسپیچ کر رہے ہیں, تو اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں گے آپ اس ساری سچویشن کو؟ دیکھیے میں معروف آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جو بھی یہ کر رہا ہے نا, اس میں جو بھی ذہن یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کو نہ پالیٹکس کی سمجھ ہے, نہ اس کو انسانی تاریخ کی سمجھ ہے, نہ اس کو ہیومن بیہیویئر کی سمجھ ہے کہ انسان اور جانوروں میں کیا فرق ہوتا ہے. کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر. ووٹ بینک کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اس وقت ساری جتنے بھی آپ سرویز دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کا اس وقت ووٹ بینک 70% سے اوپر ہے. اس وقت پی ٹی آئی الیکشنز کے اندر 2/3 اکثریت لینے کے لیے اس سے بھی زیادہ اوپر جا سکتی ہے, کیونکہ اس سب چیزوں سے ووٹ بینک بڑا ہے, کم نہیں ہوا. یہ جو انہوں نے کیا ہے سب کچھ کریک ڈاؤن کیا, لوگ تو بیوقوف نہیں ہیں. تھوڑی دور کے شروع میں لوگوں نے سوچا کہ دیکھیں انہوں نے بلڈنگز جلا دی, گرا دی, یہ جو بھی کیا, لیکن آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ روک ہی نہیں سکتے سچ کو سامنے آنے میں. جو فیکٹس ہیں وہ آپ چھپا سکتے ہی نہیں ہیں. سارا میڈیا انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے, ٹوٹل میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے. کوئی پی ٹی آئی کا موقف آتا نہیں ہے. پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جنہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. عمران خان اتنا بڑا دہشت گرد, 50 سال سے قوم عمران خان کو جانتی ہے. یہ جو مرضی کر رہے ہیں, لوگ تو مجھے آپ سے نہیں جانتے, تو اس کے اوپر ڈال رہے ہیں وہ یہ اس نے فلانا کر دیا, یہ کر دیا, دہشت گردی, کرپشن, جو بھی کرے. لوگ تو جانتے ہیں مجھے, اور لوگ تحریک انصاف کو 27 سال سے جانتے ہیں. ہم نے کبھی توڑ پھوڑ کی ہے, کبھی ہم نے کچھ اس طرح کی فیملی, جس پارٹی کی پروٹیسٹ کے اندر اور جلسوں میں فیملیز آتی ہیں اتنی تعداد میں, وہ کبھی انتشار کر سکتے ہیں کیا؟ وہ ہو سکتی ہے انتشار والی پارٹی؟ تو لوگ ہی بلیو نہیں کر رہے ہیں.
اب हो क्या रहा है, इन्होंने फैसला किया है कि जिधर तहरीक इंसाफ है उसको पकड़ के जेल में डाल दो। ये ऑर्डर्स मिले हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जो सपोर्टर्स हैं जो मिले उसको पकड़ के अंदर डाल दो, सारी सीनियर लीडरशिप अंदर डाल दी। क्या इससे पार्टी, अच्छा लोगों को अब जोर लगाया जा रहा है, उनको प्रेशर दिया था कि पीटीआई को छोड़ो। कई हमारे लोग पता नहीं 5, 6, 8, 9 मुझे नहीं अभी पता, वो आके कहते हैं कि जी हम पार्टी छोड़ रहे हैं, हम पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है, ये जो पीछे मास्टरमाइंड्स हैं इसके, मुझे ये सवाल, ये कभी इस चीज से पार्टी खत्म होगी? ये आप पार्टी को और ऊपर लेके आ रहे हैं, ये जितना आप दबा रहे हैं स्प्रिंग की तरह और ऊपर आ रही है, तो वो कैसे खत्म होगी मुझे बताएं। वोट बैंक कैसे खत्म होगा? क्या आप करोड़ों लोगों को जेलों में डाल देंगे? क्या वो लोग देख नहीं रहे क्या हो रहा है? और ऊपर से फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये सोशल मीडिया का जमाना है। चीजें नहीं, आप बेशक मीडिया को कंट्रोल कर लें, आपको तो 1 साल से किया हुआ मीडिया को कंट्रोल, मुझे तो आने नहीं देते टीवी के ऊपर, मेरे तो अब सब लाइव सब कुछ खत्म कर दिया है। लेकिन उससे क्या हो गया? क्या इलेक्शन करवा दें कल, आप ये जो मर्जी करें, मैं चैलेंज करता हूं, जब आप इलेक्शन करवाएंगे आप हमारे आधे टिकट होल्डर्स को भी ले जाएं, चले आप उनको डरा धमका के चले जाएं। मैं आपको आज चैलेंज करता हूं कि हम नए लोग खड़े करेंगे और वो इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि वोट बैंक को तो नहीं मुतासर कर रहे हैं ना आप। वोट बैंक जब जाता है तब पार्टी खत्म होती है। ये जो पीडीएम की पार्टी जो आज जुड़ी हुई है एस्टेब्लिशमेंट की पांव पकड़े हुए उन्होंने, एस्टेब्लिशमेंट को कहेंगे कि जी मारो इनको, क्योंकि उनके वोट बैंक खत्म हो गए हैं और वो आप एस्टेब्लिशमेंट के बगैर वो सोच रहे हैं कि वो जीत ही नहीं सकते। तो वोट बैंक खत्म होता है, पार्टी खत्म होती है। इस चीजों से तो वोट बैंक बढ़ा तहरीक इंसाफ का। बिल्कुल बिल्कुल। फयाज साहब खान साहब, मुझे पता है 1 घंटा हो गया, लेकिन 15 मिनट और अगर आप रिक्वेस्ट है, काफी लोग वेट करें तो 15 मिनट और दे सकें। जी जी जी, थैंक फयाज, आप नेक्स्ट, और जो हो चुके हैं वो माइक लीव कर दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, फयाज क्या बात कर रहा हूँ। जी जी, वालेकुम सलाम। खान साहब, सबसे पहले तो आपकी लिए दुआ है, पूरी कौम की तरफ से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने समान में रखे, क्योंकि इस वक्त जो भी मुल्क में चल रहा है तो अगर इस मुल्क की उम्मीद किसी से वाबस्ता है तो आप भी ज़्यादा है। खान साहब, हम वो जनरेशन है कि जो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल के साथ साथ जवान है, हम वो जनरेशन है जिनका सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हमारी दुनिया ही अलग होती थी, हमारी दुनिया वीडियो गेम्स, मूवीज, म्यूजिक कंसर्ट और ये सारी चीज़ें थी। और आज खान साहब तो रुझान ये है कि अगर 10 मिनट हम मोबाइल ना देखें तो टेंशन हो जाती है, पता नहीं इस दौरान क्या हो गया। तो खान साहब आप अपना ख्याल रखें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। एक से सवाल है कि पंजाब में जो केयर टेकर सेटअप इन्होंने बनाया है, जिनका काम था कि यहाँ पे इलेक्शन करवाना, वो तो उन्होंने नहीं करवाया, और उसके बजाय यहाँ पे सारी जितनी इंतजामी कर रहे हैं और वो यही करवा रहे हैं, तो इनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, केयरटेकर गवर्नमेंट तो बिल्कुल इलीगल हो चुकी है। इसका तो काम 90 दिन में इलेक्शन करवाना था, वो उन्होंने नहीं करवाया, और हम अदालत में भी गए हुए हैं इसके ऊपर, क्योंकि और इनको तो कंट्रोल किया हुआ है। ये तो प्रॉक्सीज हैं, ये पीडीएम की और एस्टैब्लिशमेंट की प्रॉक्सीज हैं। ये जो वो कहते हैं कर देते हैं। तो ये इन्होंने तो कभी मुल्क की तारीख में इतना जुल्म नहीं किया जो किसी के ऊपर, और केयरटेकर गवर्नमेंट ने तो इनके ऊपर तो बाद में इंशाल्लाह मौका मिलेगा, इन सबके ऊपर केसेस होंगे। आईजीज के ऊपर, ये जो केयरटेकर सीएम्स हैं, इनके ऊपर तो केसेस होंगे। अभी जो लोग शहीद हुए हैं, इनके सारे लोग केस करेंगे आईजीज और इनके ऊपर। तो ये तो इनके लिए तो आगे हालात जो भी अभी करना कर रहे हैं, बाद में इनको बड़ा चक्कर लगाने पड़ेंगे जेलों के। लेकिन मैं एक चीज करना चाहता हूं, ताकि मैं, क्योंकि कल मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, तो मैं आप सबको आज ही बता दूं, मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूं। बड़ी चांस है कि ये जिस तरह के हालात हैं यहाँ, हालांकि मेरी कोई सब बेल है, मैं और बुशरा बेगम दोनों जा रहे हैं, वो भी बेल पे हैं, लेकिन कोई पता नहीं कि यहाँ क्योंकि कानून इसके ऊपर अमल हो नहीं रहा, तो किसी चीज पर मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। तो चांस है कि मैं कल अरेस्ट हो जाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने एक पूरा प्रोपेगेंडा किया हुआ है, ये गवर्नमेंट, अब तो सारा कुछ गवर्नमेंट चैनल बन गई ना, तो कोई है ही नहीं जो गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा नहीं कर रही। देखिए, समझ जाए कि केस है क्या, ताकि आपको सारों को एक अल कादर यूनिवर्सिटी का केस समझ आ जाए। मैं चाहता हूं सारे सोशल मीडिया वाले समझ जाओ ये केस क्या है। केस ये है कि मैंने फैसला किया था कि मैं सीरतुल नबी के ऊपर इस मुल्क की फ्यूचर लीडरशिप डेवलप करने के लिए वहां रिसर्च करवाएं, एक यूनिवर्सिटी बनाएं अल कादर की, साथ उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वो भी हम बढ़ाएं। लेकिन इसका मकसद ये था, क्योंकि वो दुनिया की तारीख के सबसे बड़े लीडर थे, फ्यूचर लीडर्स प्रोड्यूस करें पाकिस्तान में, उनकी सीरत के ऊपर, उनकी क्वालिटीज के ऊपर, कि कभी हमने इसके ऊपर कोशिश नहीं की अपने लोगों को, हम दीनी बातें करते रहते हैं, उनकी दीनी साइड, लेकिन उनकी जिंदगी, उनकी जो सुन्नत है उसको अमल में लाने की कोशिश नहीं करते। तो ये मकसद था इस यूनिवर्सिटी का। इसके लिए मलिक रियाज ने कहा मैं स्पॉन्सर करता हूं इसको। ये 2000, याद रखें आप डेट्स, दिसंबर 2018 में ये सारी इसकी जमीन खरीदी गई। मई के अंदर मैंने इसकी ओपनिंग की, इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की, मई 2019 में। ये डेट्स याद रखें। इसके ट्रस्ट डीड में वाजे लिखा हुआ है कि जो ट्रस्टीज हैं, जो मैं हूं और जो बुशरा बेगम क्यों? क्योंकि उनकी बड़ा स्टडी है सीरत नबी पे, उनका इंटरेस्ट है। तो हमें ट्रस्टीज वो होते हैं जिनको किसी चीज में ट्रस्ट होता है। मतलब बच्चे कईयों के डिसेबल्ड होते हैं, वो डिसेबल्ड इंस्टीट्यूशंस में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, यानी खैराती इदारे ऐसे चलते हैं। तो वो ट्रस्टी बन गए। उस डीड के अंदर लिखा हुआ है कि ट्रस्टीज को किसी किस्म का फायदा नहीं हो सकता, कोई तनख्वाह नहीं मिल सकती, कोई डिविडेंड्स नहीं मिल सकता, कोई वो जमीन जो है वो ट्रस्ट के नाम पे होती है, वो यानी ट्रस्टी का कोई किसी किस्म का उनको फायदा नहीं हो सकता, उस ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा हुआ है। अब उसके बाद दिसंबर के अंदर एक एग्रीमेंट होती है। अब ये जरा गौर से सुने, ये मई में इसकी ओपनिंग हो जाती है, बिल्डिंग बननी शुरू हो जाती है, जो भी पैसा आता है वो सारा बिल्डिंग में सब अकाउंटेड है, वो ट्रस्ट चला रहा है, वो ट्रस्ट के अकाउंट्स हैं, ऑडिट है, सब कुछ अवेलेबल है नैब के पास। अब होता क्या है कि दिसंबर के अंदर एक एग्रीमेंट साइन होती है मलिक रियाज की और इंग्लैंड का, जिसको एनसीए कहते हैं, उनका एक
ادارہ ہوتا ہے انگلینڈ کے اندر, اس کے بیچ میں اگریمنٹ سائن ہوتی ہے. انہوں نے ملک ریاض کے اکاؤنٹ فریز کیے ہوتے ہیں. یہ سسپیکٹڈ ٹرانزیکشن ہے, یعنی ہم سسپیشس ٹرانزیکشن ہیں, ادھر انہوں نے اکاؤنٹ فریز کیے ہوتے ہیں. ملک ریاض اور این سی اے فیصلہ کرتی ہے آپس میں سیکرٹ اگریمنٹ میں کہ یہ جو پیسے ہیں 190 ملین پاؤنڈز ہوتے ہیں, اس میں 190 ملین پاؤنڈز, وہ میں جو سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ تھا جس میں ملک ریاض نے پیسے دینے تھے, سپریم کورٹ نے کہا تھا فائن دو, وہ اس میں وہ کہتا ہے کہ میں اس میں ڈپازٹ کرتا ہوں. کیبنٹ کے سامنے 3 دسمبر کو, یعنی اب یہ ٹرسٹ شروع ہوا ہے, 3 دسمبر کو اگریمنٹ آتی ہے کہ جی کیا آپ یہ کانفیڈینشیل, اگر ملک ریاض اور ایچ سی کے کانفیڈینشیل اگریمنٹ کو مانتے ہیں تو یہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے اندر آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹیسٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو انگلینڈ کے اندر اس کے اوپر کیس کرنا پڑے گا. اب وہاں ہمارے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارے لائر بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارا لا منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ پاکستان $100 ملین باہر لٹیگیشن میں ہار چکا ہے اب تک, اور کوئی چیز ہمارے سے ریٹریو نہیں کی, تو ہمیں باہر پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے آیا ہے. پھر اور یہ 5-6 سال کیس چلے گا, اور پھر اگر آپ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. یہ کیبنٹ کے سامنے یہ فیصلہ آیا, یا آپ $190 ملین پاؤنڈ لے لیں اور پاکستان کی سپریم کورٹ میں چلا جائے, اور یا پھر یہ پیسہ آپ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیس کر کے انگلینڈ میں اپنی کریں, اور اگر آپ جیت جاتے ہیں 5-6 سال لگیں گے پاکستان آ جائے گا, لیکن اگر آپ نہیں جیتے تو وہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. یہ تھا فیصلہ. کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہمیں 190 ملین پاؤنڈ آ رہا ہے, کبھی اتنا پیسہ آیا نہیں, ہم ایکسیپٹ کر جاتے ہیں. اب یہ کیس انہوں نے میرے اوپر کیا بنایا کہ جناب میں نے وہ جو حالانکہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا ہے, مجھے ذاتی طور پہ کیسے فائدہ ہوا ہے, وہ جو $190 ملین ہے وہ آج پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اگر وہ سمجھتی ہے نیب کے برا, یہ گورنمنٹ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک بات میں نہیں آیا, وہ دوسری طرف آج آپ جا کے ریٹ کر دیں, آپ نیب ریٹ کر دیں سپریم کورٹ میں کہ یہ پیسہ دوسری بات میں لے آئے, وہ پیسہ تو پاکستان آ گیا نا. اور مجھے اس سے کیا فائدہ ہوا ہے, اور دوسری طرف کہ القادر یونیورسٹی سے مجھے کوئی فائدہ ہوا ہے, القادر کے سارے اکاؤنٹس آپ کے پاس پڑے ہیں, مجھے کیسے فائدہ ہوا ہے, نہ میں کوئی سیلری لیتا ہوں نہ کچھ لیتا ہوں, مجھے کدھر سے فائدہ ہوا ہے. یہ ایسے کہ شوکت خانم سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا میں نمک یونیورسٹی سے فائدہ ہو رہا ہے. میں ٹرسٹی ہوں, ٹرسٹی نہ کوئی سیلری ڈراپ کرتا ہے نہ اس کا مداخلت ہوتی ہے, وہ ایگزیکٹو بورڈ چلاتا ہے. یہ ہے کیس جس میں مجھے انہوں نے وہاں سے اغوا کر کے رینجر سے پکڑ کے اٹھا کے لے گئے تھے. یہ ہے وہ کیس کہ نہ مجھے کوئی فائدہ ہے, نہ کوئی ذاتی فائدہ ہے, نہ وہ ثابت کر رہے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کیبنٹ میں فیصلہ ہوا آپ کو پتہ نہیں. یہ سمجھ جائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جب کل پکڑے اور انہوں نے ساری چیزیں کرنی ہیں, یہ میں نیب کی انویسٹیگیشن جوائن کر رہا ہوں, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ کیس. جی بہت بہت شکریہ یہ سب بتانے کا. یہ بہت زیادہ پروپیگیٹ ہوگا, آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا. اچھا, ایک سوال بہت آ رہا ہے, وہ ہے ارشد شریف کی فیملی جو ویٹ کر رہی ہے انصاف کا. آپ کیا کر سکتے ہیں ابھی, اور آپ بھی کیا کر سکیں گے جو انشاءاللہ آپ پرائم منسٹر بنیں گے؟ دیکھیے, جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ارشد شریف کا کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے اور وہ سننے والے ہیں. مجھے نہیں پتا ابھی تک کیا وجہ سنا نہیں گیا, کیونکہ یہ تو ایک پاکستان کی, اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے جو صحافی ہیں ان کا میں ریئیکشن ہی نہیں آیا, کیونکہ یہ تو یعنی اس سے زیادہ ظلم جو ارشد شریف سے ہوا ہے اس سے, اور جو ان کی والدہ کی اسٹیٹمنٹ ہے, ان کی جو بیوی کی اسٹیٹمنٹ ہے, تو اس کے اوپر, اور کیونکہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ درج کروا دی, اس کے اوپر ایکشن تو کبھی نہ کبھی لیا جائے گا. دوسرا جو عمران ریاض ہے, دیکھیں عمران ریاض سے بھی مجھے بہت فکر ہے اس کی, اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں, بار بار عدالت کریے پیش کرو, اور وہ پیش نہیں کر رہے ہیں. اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اتنا تشدد کیا اس کے اوپر کہ آپ اس کو رکھ رہے ہیں تاکہ اس کے جو بھی زخم اس کے ٹھیک ہو جائیں, اور پھر جا کے عدالت میں پیش کریں. مجھے لگ رہا ہے, لیکن یہ اس سے زیادہ ظلم کیا ہے کہ چن کے صحافیوں کے اوپر جو ان کی لائن فالو نہیں کرتا اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. بالکل بالکل. اور نیکسٹ کوشچن رینا پوچھیں. میں نیو یارک اسٹیٹ میں اٹرنی خان صاحب, اور میں مور دین ہیپی ٹو کم بیک ٹو پاکستان, اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ ابھی کہتے ہیں آ جائیں تو یقین کریں کہ میں اس منتھ کے لاسٹ میں ریزائن کر کے پاکستان آ جاؤں, لیکن میں کام آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. میرے لیے بڑی آنر کی بات ہوگی. آپ نے وطن سے اور اپنی عوام سے محبت کرنا میں نے آپ سے سیکھا ہے. جب بھی ایک شیر صرف آپ کے لیے ہے, میں نے ایسے ہی نہیں تیری طرف ڈالی تو محمد میرے دیش میں خود آئی. دیکھیے ٹھیک کہہ رہی ہے, یہ ٹرسٹی کا مطلب ہی نہیں سمجھ. ٹرسٹی جو ہوتا ہے نا, جو میں ہوں مثلا شوکت خانم کا ہوں, نمل کا ہوں اور یا القادر کا, ٹرسٹی کوئی پیسہ نہ تنخواہ کچھ نہیں لے سکتا, اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. مثلا اگر کل فیصلہ ہو کہ جی ختم کر رہے ہیں القادر کو, تو وہ جو زمین ہے وہ ساری گورنمنٹ کو جائے گی, وہ ٹرسٹی کے پاس نہیں آتی. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ٹرسٹی کا کوئی فائنینشیل کسی قسم کا اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا ٹرسٹ سے. وہ صرف ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے. بشرا میرا انٹرسٹ تھا, میں تو رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی میں بنائی تھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو سیرت نبی نہیں بتائیں گے ہم کیریکٹر بلڈنگ نہیں کر سکتے, ہم لیڈرز ہی نہیں نکال سکتے. تو میں نے تو اس لیے بنائی تھی. لیکن جس طرح شوکت خانم میں 9 ارب روپیہ اس کا ڈونیشن آتی ہے ہر سال, 9 ارب روپیہ, تو کیا وہ مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟
وہ تو سارا اپنے اکاؤنٹس ہیں, وہ سب کو پتا ہے, کوئی پتا چلوانا چاہے سب کو پتا ہے کہ کدھر پیسہ جا رہا ہے, آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں, وہی ہیں قادر کے, وہی ہیں نمل یونیورسٹی کے. جی وکاس آپ پوچھیں نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. میں ایک جرنلسٹ ہوں, میں نے پہلے باجوہ حقانی پاکستان کی اسٹوری کی تھی, میں آپ سے کچھ کوشچنز ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی ٹیلی گراف کی اسٹوری پہ بولا کہ آپ کا جو کرنٹ آرمی چیف ہے جو سیکریٹری آئی ایس آئی تھے, ان کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ کی بیگم کی کرپشن وغیرہ کے بارے میں. لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایشو کیا ہوا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے, ان کو ایونچولی کس لیے ریموو کیا گیا. ابھی ریسنٹلی ایک اور اسٹوری بھی آئی ہے, ایک ریسرچر ہے سعید آفریدی, انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ ایم آئی نے رپورٹ لکھی ہے کہ جو 9 مئی کو واقعات ہوئے اس میں آئی بی کا ہاتھ تھا. یہ آج کی بات اسٹوری ہے, اس بارے میں کیا آپ ریکمینڈ کریں. دیکھیں وکاس, ایک تو آپ کی میں نے ویسے بڑی انٹرسٹنگ وہ جو حقانی کو آپ نے ایکسپوز کیا ہے, اور یہ جو باجوہ حقانی کا سارا تھا, کیونکہ ہم سارا وقت سمجھتے رہے جو سائفر آیا تھا امریکہ سے کہ وہ امریکنز نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اس کو ہٹاؤ. لیکن جب آپ یہ باجوہ اور حقانی کا جب یہ نیکسس ڈھونڈتے ہیں, اور کیسے باجوہ نے ہماری حکومت نے ہائر کیا اور کیسے پوری کیمپین کی اور ان کو پڑھایا کہ عمران خان اینٹی امریکن ہے, تو وہ پھر ادھر سے سائفر آیا. اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں میرا ابھی بھی, مجھے سارے کہتے جی آپ کی فوج سے لڑائی ہے, مجھے وہ پوچھتا سی این این کے اندر کہ جی تم نے فوج کو ٹیک آن کر دیا. دیکھیں اپنی فوج سے کون لڑتا ہے, مجھے تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی. یعنی اگر میں پاکستانی ہوں, مجھے تو کوئی باہر نہیں جانا, میرا تو کوئی باہر پراپرٹی, میری لندن تو چھوڑو پاکستان میں پراپرٹی ہے, باہر تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے, تو میں نے کیا کر, میں جاؤں گا کدھر. اور میں ایک آزاد آدمی, میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میں ایک آزاد انسان ہوں, میں کبھی کسی کی غلامی نہیں کی, نہ کر سکتا ہوں, اور میرے لیے غلامی سے بہتر موت ہے. یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ جو خوف کی وجہ سے ڈرا دھمکا کے لوگوں کو چھوڑ دیں گے, جی فلانا چھوڑ رہا ہے, تو کسی طرح میں ہاتھ کھڑے کر دوں گا, میں تو اس سے بہتر موت ہے, مر جاؤ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ غلامی سے بہتر موت ہے, کیونکہ غلام کی کوئی زندگی نہیں ہے, ذلت ہے صرف اس کی زندگی میں. سو دیکھیں میری کبھی نہ پاکستانی فوج سے لڑائی تب تھی نہ اب ہے. میری باجوہ سے آپ یقین کریں اختلاف ہوئے, کیونکہ میں اکاؤنٹیبلٹی چاہتا تھا, وہ نہیں چاہتا تھا, وہ انڈرسٹینڈنگ کر بیٹھا تھا اندر سیکرٹلی. وہ جب ایکسٹینشن کے بعد اس نے انڈرسٹینڈنگ کر لی تھی ان کے ساتھ, نون لیگ اور یہ سب کے ساتھ, زرداری وغیرہ کے ساتھ, تو اس نے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ڈراپ کر دیا. میں میری سارا وقت اس سے جو تھی, میں کہتا تھا کہ جب تک رول آف لا نہیں آئے گا ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور رول آف لا تب آتا ہے جب طاقتور کو آپ قانون کے نیچے لے کے آئیں. یہ سارے قانون کے اوپر تھے. میرا تو اختلاف ہے, اور وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا, لیکن میرا پھر بھی اس کے ساتھ کام کرتا رہا. آخر تک میں اس کے ساتھ کام کرنے کی پوری کوشش کی, جب مجھے پتا بھی تھا کہ مجھے انڈرمائن کر رہا ہے. کیونکہ میں نے ہمیشہ سمجھا کہ آپ ایک ملک میں کبھی بھی آپ اگر اپنی فوج کو کمزور کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں. ابھی بھی جو یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے کہ جی وہ باہر آ رہا ہے کہ جی عمران کا اور آرمی چیف کا کیا, میرا اس سے کیا اختلاف ہے. میں یعنی کیا وہ پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے یا میں آرمی چیف بننا چاہتا ہوں, میرا اس سے کیا اختلاف ہے. میں تو کیا چاہتا ہوں الیکشن کروائے تاکہ ملک اس دلدل سے نکلے. لیکن اپیرنٹلی ادھر سے جو میں سوشل میڈیا پہ چیزیں سن رہا ہوں کہ وہاں سے بہت بڑا اختلاف ہے, وہاں سے کوئی پتہ نہیں کہ میرے اگینسٹ کوئی چیز ہے, وہ بتا سکتا ہے, میں تو نہیں بتا سکتا, اس کو پتا ہے کہ کیا وجہ ہے. لیکن اپنی طرف سے میں یہ کہوں کہ میں جب بھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں, میں بالکل اس طرح کرتا ہوں جیسے میں اپنے بچوں کو اصلاح کرنے کے لیے تنقید کرتا ہوں. کبھی میری بددیانتداری نہیں ہوتی, کیونکہ میں نے ملک سے باہر نہیں رہنا, میرے ڈالر اربوں ڈالر باہر نہیں پڑے تاکہ میں میمو گیٹ جا کے کہوں کہ جی جس طرح وہ زرداری نے حقانی نے سے کروایا تھا, یا یہ جا کے ہندوستان کو چگلیاں لگاؤں اپنی فوج کی جو نواز شریف کر رہا تھا نریندر مودی کے ساتھ. میں نے تو یہی رہنا ہے. اس لیے ہم اپنی چاہتے ہیں کہ ہمارا مضبوط ڈیفینس ہو, ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو. جی عمران, آخری چند کوشچن سر. ایک بہت اسٹڈی ہے کہ جو خواتین کا رول ہے اس پہ ایک لائن ضرور بولیں کہ خواتین نے کیا ایک ہسٹری تاریخ ختم کر دی ہے, اس کے بارے میں چھوٹا سا کامنٹ, اور پھر عمران کا کوشچن. دیکھیں میں تو کہہ بیٹھا ہوں آپ کو کہ جو انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں, یہ تو گھروں کے اندر آ گیا. یہ تو خواتین کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس انقلاب میں. آپ کو پتہ ہے جو راجن پور کا ہم الیکشن جیتے ہیں, جو آخری بائی الیکشن تھا, 40,000 ووٹ سے جیتے ہیں, جب انہوں نے پورا ایجنسیز نے ان کی مدد کی, الیکشن کمیشن نے 20,000 ایکسٹرا ووٹ ڈال دیا نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو, اس کے باوجود 40,000 سے ہار گئے. جب انالیسس کی سب سے بڑا جو عورتوں کا ٹرن آؤٹ تھا راجن پور جیسی جگہ پہ دیہات کے اندر, جس تعداد میں خواتین نکلی ہیں. دیکھیں یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حربے استعمال کر رہے ہیں, یہ جو ہمارے لوگوں کو کبھی کوئی کہہ رہا ہے پارٹی چھوڑو, کبھی کوئی کہہ رہا ہے, یا یہ جو لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں, اس سے کبھی پارٹی ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. اس وقت جس پارٹی کا ووٹ بینک ہو, آپ جتنے مرضی لوگ ڈروا دیں کینڈیڈیٹس کو, جیتنا تو اسی نے ہے کیونکہ ووٹ بینک اس کا ہے, اور عورتوں کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. بالکل بالکل. اچھا عمران راجہ آپ پوچھ لیں, پھر مشکل از آرڈر فیصل. عمران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خان صاحب عمران ساؤتھ افریقہ سے. خان صاحب سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور اپنے جیسے کروڑوں لوگوں کی طرف سے آپ کو ایک میسیج دوں گا کہ آپ نے گھبرانا نہیں. کل آپ کی پیشی ہے, اور اگر یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو یا میڈیا کے تھرو ڈرا لیا پاکستانیوں کو, ہم لوگ بھاگے ہیں, اب نکلے گا کوئی نہیں, تو یہ ہتھ کنڈے ہم نے فلموں ڈراموں میں بھی دیکھے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے سہے بھی ہیں, تو ہم نہیں ڈریں گے انشاءاللہ. سوال خان صاحب میرا یہ ہے کہ سارا جھگڑا جو اسٹارٹ ہوا تھا پی ڈی ایم کے ساتھ, وہ چترنیوں کے اوپر. ابھی جیسے 14 میں گزر گئی الیکشن کی تاریخ, اور آگے کا بھی کچھ یقینی نہیں ہے کہ یہ الیکشن اب ٹوٹلی ایک غیر یقینی کی صورتحال ہوگی ہے, پنجاب کی اور کے پی کے الیکشن رہے.
तो सबको नजर आ रहा है ये लोग एक और फरवरी तक इस मामले को खींचना चाहते हैं, अक्टूबर में जनरल इलेक्शन भी नहीं होगी, तो उस सूरत में आपके एक इम्कान या आपके जहन में क्या उसकी एक हिम्मत होगी कि अगर किसी तरीके से ये खींच लेते हैं इलेक्शन अक्टूबर तक और फरवरियां हो जाती हैं जैसे ऑलरेडी हम एक भुगत रहे हैं, तो फिर पीटीआई का क्या लाया होगा इस पे? देखिए, जो मर्जी कर लें, आज मेरी बात याद रख लें, जितने भी आप सुन रहे हैं मेरी बात याद रख लें, ये जो मर्जी कर रहे हैं ये मैच हार चुके हैं, ये मैच जीत नहीं सकते। ये जो मर्जी करें कि जी शायद इनका ख्याल है कि अगर वो अगला 23 सितंबर बाद आ जाएगा तो वो जिता देगा उनको, ये जो भी। देखिए, एक चीज याद रखें, जब एक कौम फैसला कर लेती है, वो अंग्रेजी में वो जो फेमस फ्रेज है, व्हेन एन आइडिया हुज टाइम कम्स, कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। इस वक्त पाकिस्तान लोग फैसला कर बैठे हैं, और फैसला इधर ही नहीं कर बैठे, वो हुंडा से लेके खैबर से लेके आप कराची बलूचिस्तान कहीं चले जाए लोग फैसला कर बैठे। ये जब भी इलेक्शन होने इन्होंने उड़ जाना है, जो मर्जी हर बार इस्तेमाल कर लें, इसलिए ये डरे हुए हैं और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है कि ये जो डेस्परेशन के अंदर पार्टी को क्रश करने की कोशिश करें। कितने लोग क्रश कर लेंगे? 10,000 जेलों में डाल दिए, 10,000 और डाल देंगे, वो और डाल देंगे ना, मुझे जेल में डाल देंगे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि पार्टी का जब तक वोट बैंक है, आप जो मर्जी कर लें वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब इलेक्शन हो गया, अभी चुप करके जो लोग सहमे हुए बैठे हैं, मैं आपको एक और बात बताऊं, जो आज इनके साथ भी कह रहे हैं ना कि जी आज हम फिक्र ना करें आपके साथ हैं, और सारे इनको खुश भी कर रहे हैं, डरे हुए हैं, जैसे इलेक्शन आएगा उन्होंने इनके केस वोट देनी है। बिल्कुल, मैं उसी का वेट कर रहे सब इलेक्शन हो। फैसल नेक्स्ट, और जो बोल चुके हैं वो प्लीज माइक रिलीज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान सर, उम्मीद है आप जी। ठीक होंगे। फैसल यूके से बोल रहा हूँ। जी फैसल खान सर, जिस तरह कल फिर दोबारा गिरफ्तारी की चांसेस है, तो खुदा ना करे अगर इस तरह हो जाए तो फिर अगला प्लान क्या होगा क्योंकि टॉप लीडरशिप तो सारा गिरफ्तार है ऑलरेडी। देखिए, इसकी फिक्र ना करें, जब जितनी भी गिरफ्तारियां होंगी, और मुझे ज्यादा चांसेस है कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे कल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी करेंगे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लोग अगर इतनी तादाद लोग नहीं भी निकलेंगे, और मैं कहूंगा अगर लोगों ने निकलना पुरअमन रहे, ये मैंने हमेशा कहा, क्योंकि जब आप पुरअमन नहीं होते, इनको मौका मिल जाता है, जिस तरह इनको मौका मिल गया ये जो कोर कमांडर का घर जला है, उसको मौका मिल गया कि सारी पार्टी के ऊपर तशद्दुद शुरू कर दो, तो इनको मौका मिल जाएगा। हमारे एहतजाज हमेशा पुरअमन होने चाहिए, और इसकी कोई फिक्र ना करें, अगर मैं जेल में चला जाता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेंटली तो तैयार हूं। ऐसा कुछ खान साहब, आप हमेशा जब भी मैं आपको सिक्योरिटी के बारे में पूछता हूँ कि क्या हालात है सिक्योरिटी के, और ना लें चांस ना जाए, तो आप हमेशा हमें हौसला देते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो काफी लोग हमें हर स्पेस में ये पूछते हैं, खान साहब की सिक्योरिटी, खान साहब को प्लीज बोले क्या बोले, उनको एक लाइन में जवाब प्लीज दे दें। आपकी लाइफ की बहुत फिक्र है लोगों को। देखिए, जो मैं आज आपके सामने जिंदा हूं, आपका ख्याल है किसी सिक्योरिटी ने मुझे जिंदा रखा हुआ है? यानी जो वो हुआ है वजीराबाद में, 3 गनमैन थे, 3 गनमैन, और एक ने जो पास से मारा था, वो इब्तिसाम एक हीरो निकला, उसने ऊपर हाथ ना रखा तो सारी गोलियों पर लग जानी थी, पास ही तो खड़ा था वो नीचे, तो उससे उसकी टांगों पे गोलियां लगी, और टांगों पे लगी तो गिर गया, तो ऊपर से जो सामने गोलियां चलाई वो ऊपर से निकल गई। तो ये अल्लाह ही बचाता है ना। असल में तो आपको इत्मीनान होना चाहिए, आपका यकीन मजबूत होना चाहिए। अगर अल्लाह ने फैसला कर लिया तो कोई पावर बचा नहीं सकती इंसान को, 100 तरीके मरने के, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको बचाना है तो कोई आपको नहीं मार सकता। तो इसलिए ये मेरा ईमान का हिस्सा है। मैं जब घर से निकलता हूं, मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा वापस आऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि पूरी कोशिश कर रहे हैं ये जो ऊपर बैठे हुए, ये डेस्परेट हैं लोग, क्योंकि इनके लिए पावर सब कुछ है, इसमें पैसा है, इसमें पैसा बचाना है, बन रहा है, बच रहा है, इक़्तिदार है, तो इसलिए इनकी कोशिश होगी कि एक आदमी रास्ते में इसको हटा दो। लेकिन अल्लाह ने मुझे दूसरी दफा बचाया जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, पूरा ट्रैप था, यानी उसमें बचना इतना मुश्किल था कि मैं जैसे मुझे पता चला मैं ट्रैप में जा रहा हूं, तो मैंने अपने आप से पूछा, और फिर मैंने अल्लाह से पूछा कि मैंने कहा अल्लाह इसमें से तो मुझे कैसे बचाएगा, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आती कैसे बचना है, लेकिन उसे बचा दिया। तो देखिए, अल्लाह उसका फैसला होता है, और हमारा ये यकीन है कि आप इसमें डर अपने अंदर से निकाल दें, और अगर उसका टाइम है ले जाने का तो फिर कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए अपने ज़हन में डाल लें कि हमारा ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा अल्लाह में ईमान है, मेरा है, उसमें कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के, इसलिए मैं किसी से डरता नहीं हूं, क्योंकि कुरान की आयत है, जो लोग ईमान ले अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। ये भी खौफ है ना मरने का, अपने खौफ दूर करें। और जब आप जितने, आप सबको मेरा आखिरी एडवाइस है, क्योंकि मैंने काफी देर हो गई, आप देखिए मेरा आखिरी आपको एडवाइस है, अगर आपने जिंदगी के अंदर कोई भी बड़ा काम करना है, सबसे पहले अपने खौफ के ऊपर काबू पाएं। जब तक आप अपने खौफ पे काबू नहीं पाते, आप कोई बड़ा काम नहीं करते, क्योंकि जो डर है ना, ये रोकता है इंसान को बड़े कामों से। सारा वक्त आपको, अच्छा जी मैंने अगर ये किया तो मेरी बिजनेस ये की तो मेरा नुकसान ना हो जाए, वो नुकसान के डर से नहीं करता, ये ना हो तो मैं जलील ना हो जाऊं मैं उससे। सो ये रोकता है इंसान को। मैं क्रिकेट जब खेलता था, बड़े बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर्स, बड़े क्रिकेटर बन नहीं सके। बैट्समैन गेंद लगने से डरता था, वो तेज बॉलर से डरता था, बॉलर मार खाने से डरता था, मार पड़ती थी, वो बेचारे हाथ पैर घूम जाते थे। कई क्राउड प्रेशर से डरते थे, जब ग्राउंड में घुसो तो 60-70 हजार लोग देख रहे हैं मैच, वो प्रेशर में आके डर जाते थे कि मैं फेल ना हो जाऊं। तो जो खौफ है ना, याद रखना, अगर आपने दुनिया में कोई बड़ा काम करना है, अपनी ड्रीम्स चेस करनी है, अपनी ख्वाब के पीछे जाना है, सबसे पहले अपने खौफ के ऊपर काबू पाएं। बस दो छोटे-छोटे और, नहीं तो अगर पुलिस नहीं तो मुझे गिरफ्तार उठा लेते हैं। चलें, बोले आपने एक्सप्रेस किया। अस्सलाम वालेकुम
मैं किसी बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप हमारे बहादुर लीडर है, हमारे शेर लीडर है, आप तो नहीं घबराते माशाल्लाह माशाल्लाह। हम ट्राई करते हैं कि हम आपसे सब कुछ सीखें, मगर मैं थोड़ा कभी कभी घबरा जाती हूँ। तो अगर आप कुछ कहेंगे, मेरा नाम मिशकात है, और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरा नाम लेकर मुझे जवाब करें। सॉरी, क्या नाम था? मिशकार। मिशकात। अच्छा, किधर से हैं आप हैं किधर से? मैं अमेरिका से हूँ। नहीं, पाकिस्तान में किधर से हैं? पेशावर से। अच्छा, देखें ये जो खौफ है ना, ये एक नेचुरल चीज है। ये नहीं कि हमारे में खौफ नहीं होता, खौफ को काबू पाना जरूरी होता है। खौफ के सामने आपको सर नहीं झुकाना होता, खौफ को फाइट करना होता है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि ये खौफ तो एक नेचुरल चीज है, अल्लाह हमारे में पैदा करता है, ये हमें कई चीजों से बचाता है। यानी बच्चों में आग का खौफ होता है कि जलना चाहिए, तो ये तो नेचुरल चीज है, हम अल्लाह ने हमें बचाने के लिए रखे। लेकिन इसके ऊपर काबू पाना असल में चीज होता है। तो इसके ऊपर मेरी जो सारी जिंदगी की तजर्बा है, वो असल में ईमान एक चीज है जो आपके खौफ दूर करता है। क्योंकि जब आपके ऊपर आप अल्लाह पे चीजें छोड़ देते हैं, उसके बाद आप अपने खौफ के ऊपर काबू पाना शुरू हो जाते हैं। देखें, मैं लोगों को, आप सब सुन रहे हैं, यूथ है, नौजवान है, मैं बार बार एक चीज बताता हूं कि आपकी बेहतरी के लिए, कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आया था। ये प्लीज आप पढ़े लिखे हैं, बाहर भी बैठे हैं, ये जरूर स्टडी करें। 625 से वो इनकलाब तो 622 से शुरू हो गया था मदीना की, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। लेकिन 625 में सिर्फ 313 लड़ने वाले थे, और उसके 11 साल के बाद, ये हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के अंदर लिखा हुआ है, ये एक तारीख का हिस्सा है, ये कोई कहानियां नहीं है। 313 लड़ने वाले थे जंग बदर में 625 में। 636 11 साल के बाद रोमन एम्पायर जो कि सुपर पावर थी, वो उनके सामने कोलैप्स करता है यारमुख की जंग में, जब जो खालिद बिन वलीद लीड करते हैं। और उसके अगले साल जो सेकंड सुपर पावर है पर्शियन एम्पायर, वो कदसिया के अंदर उनके सामने गिर जाती है। अब मुझे ये बताएं कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? ये कितना बड़ा चेंज आया होगा कि वही लोग जिनकी हैसियत कुछ नहीं थी, एकदम दुनिया के लीडर्स बन गए। ये समझने की बात है, ये है ईमान की कुव्वत। ये लोगों को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उनके खौफ खत्म हो गए। वो जो इकबाल का शाहीन की परवाज होती ऊपर है, जब वो खौफ की जंजीरें तोड़ देता है, लालच की जंजीरें तोड़ देता है, जो मैं बहुत बड़ा बुत है ईगो का, उसकी जंजीर तोड़ देता है, इंसान आजाद हो जाता है। और जब आजाद इंसान होता है, वही बड़े काम करता है। और उन्होंने ये जो अल्लाह बार बार कहता है कुरान में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो, तो वो सीखे तो सही उनकी जिंदगी से कि उन्होंने कैसे इंसानों को ट्रांसफॉर्म करके वर्ल्ड लीडर्स बना दिया था। और यही मैं पाकिस्तानियों को बताता हूं कि हम वो मुल्क बने थे जो हमारा आइडियल था मदीना की इस्लामी फलाई रियासत। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये हमारे फाउंडिंग फादर्स ने पाकिस्तान का मकसद बनाया था कि हम क्यों बने। तो हम वो जिस रियासत के ऊपर जो हम फॉलो कर रहे हैं, उससे हम ना उसको फॉलो करते हैं, ना सीखते हैं, ना हमारे स्कूलों में बताया जाता है, ना हमारी यूनिवर्सिटीज में, ना कोई हमारे इंटेलेक्चुअल्स उसकी बात करते हैं। क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जब तक हम अपने अंदर वो चीजें नहीं लेके आएंगे, वो बेसिक प्रिंसिपल्स, अदर और इंसाफ, फलाई रियासत, जो इंसान अंदर से आजाद होता है ला इलाहा इल्लल्लाह से, तब तक हम उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। तो मैं सिर्फ ये आपको ओवरऑल कह रहा हूं आपके लिए कि देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनल होती है, अंदर से। बाहर से अदल और इंसाफ से आप लोगों को आजाद करते हैं, और फिर आजाद लोगों की परवाज ऊपर होती है। लास्ट क्वेश्चन, एसके छोटा रखिएगा क्वेश्चन। जी मेरी बारी आई तो क्वेश्चन बड़ा छोटा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपकी बात आगे बातें तो कसम से मैं पीटीआई की वाहिद बंदी होती जो भूख हड़ताल करती रही, जब तक आप मुझे कोई बात ना करते। जी अल्लाह ने आपको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे, एंड वी कांट वेट टू हैव यू बैक इन द प्राइम मिनिस्टर सून। मुझे आपकी वालदा को भी सल्यूट करना था, मरूम वालदा को, अल्लाह के दरगाह में लग करे, और ये कहना था कि उन्होंने एक बहुत अजीम बेटे को दुनिया में लेके आए, आप बड़े खुशकिस्मत हैं जिनके पास इमरान खान जैसा लीडर है। तो आप अपनी अम्मी की कोई एक नसीहत अगर हम सबके साथ शेयर कर दें, दैट विल बी सो प्रेशियस, एंड आई लव यू कप्तान, अल्लाह आपको बहुत लंबी जिंदगी दे। थैंक यू। देखिए, मेरी वालदा की जो मेरे लिए सबसे एंड्योरिंग लेगेसी क्या थी कि वो मुझे सारा वक्त याद कराती थी कि तुम्हें नहीं पता गुलामी क्या है, और वो मुझे बताया करती थी कि अंग्रेज की गुलामी क्या थी। क्योंकि हमने तो नहीं देखी थी ना, मैं तो पहली जनरेशन था जो आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था। तो वो जो मेरे में आज़ादी की जो शुरू से थी, और जो मैं हमेशा अपने आप को एक आज़ाद इंसान समझता हूँ कि मैं हमेशा आज़ाद रहा हूँ, मैं अपनी ड्रीम्स को फॉलो किया, मैंने कभी किसी के सामने किसी को अपने से सुपीरियर नहीं समझा। और तो वो मेरा जो माइंड सेट था, उसमें मेरी वालदा का बहुत बड़ा हाथ था। ये जो आज़ादी का, जो मैं अपनी हकीकी आज़ादी की बात करता हूँ, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स थे बचपन में, वो मेरे अंदर शुरू से ही आ गए थे। और मैं हमेशा जब क्रिकेट की ग्राउंडों में भी खेलता था, तो हम बड़ा फख्र करते थे कि हम दुनिया का यानी मैं वो पहला कप्तान था जिन्होंने इंग्लैंड को पहली दफ़ा इंग्लैंड के अंदर हराया। तो सीरीज जब हमने जीती, तो हमें बड़ा प्राउड था कि वो जो हमारे ऊपर हाकिम थे, तो हमने उनको हरा दिया। तो ये हमारे लिए बड़ा एजाज़ उन दिनों में, क्योंकि एक प्राइड थी, कि हम भी मुकाबला दुनिया में किसी से कम नहीं है। तो ये मेरी वालदा का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। कितने हो गए? सवाल ये कि जो मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जो लोग आपके लीडर्स के हाथों गैर कानूनी अफवाह के साथ वो कमांड हाउस और दीगर जगहों पर प्रबंधन कर रहे थे, और एक तोड़ फोड़ जाओ था कि ईद की बात शुरू किया था, तो इनकी एक ऐसा वो सब कुछ पका जा
पर आपका क्या मौका है, यानी कि मतलब बहुत से लोग जो बिल्कुल बेगुनाह जो वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे या तोड़ फोड़ में बिल्कुल भी शामिल थे हमारे। देखिए हमारे लोग 27 साल में कभी तोड़ फोड़ में शामिल नहीं हुए, बिकॉज लीडरशिप ने कहा ना करो। और उसकी वजह फिर से मैं आपको बता दूं कि देखिए जो तोड़ फोड़ करने वाली पार्टीज होती है ना, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। जो पार्टीज इलेक्टल स्ट्रेंथ रखती हैं उनको क्या जरूरत है तोड़ फोड़ करने की। जो पार्टी इलेक्शन में 37 में से 30 बाई इलेक्शन जीत रही है, पूरी गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट सारी उनके साथ खड़ी हो, पीडीएम की पार्टीज 12 पार्टीज एक तरफ, और जो 30 इलेक्शन जीत रही है उसको क्या जरूरत पड़ी है उनको इंतजार कराए, क्योंकि इंतजार का मतलब इलेक्शन ही होंगे। तो ये हमने नहीं किया, हमारी लीडरशिप ने नहीं किया। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके पास इतनी मॉडर्न गैजेट्स हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, आप आइडेंटिफाई करें वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये किया। मैं कन्विंस्ड हूं कि इसके अंदर बड़ी जबरदस्त इंकशाफ होंगे। अभी सोशल मीडिया में कई चीजें सामने आ गई हैं कि वो लोग कौन थे। लेकिन जो मुझे अफसोस है, ये कर क्या रहे हैं, कहते हैं जी जियो फेंसिंग हम कर रहे हैं। अब जियो फेंसिंग के अंदर नजर आ गया कि जी कोर कमांडर के घर के बाहर लोग खड़े हैं, अब उनको आप कैसे पकड़ सकते हैं? अगर वो पुरअमन डॉक्टर यास्मीन खड़ी होकर पुरअमन एहतजाज कर रही है और कह रही है अंदर ना जाओ, उसकी सारी वीडियो चल रही है, मेरी बहनें वहां खड़ी होकर कह रही हैं उनको कि आपने अंदर नहीं जाना, तो वो तो क्या वो अगर जियो फेंसिंग में वो नजर आ गई तो वो सब जिम्मेदार हो गए। तो ये तो एक प्लान कैंपेन है कि फिर से मैं कहता हूं कि इन्होंने इसको एक्सक्यूज बना के पीटीआई को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर से मैं ये रिपीट करता हूं कि जो भी समझता है